Hi friends, continuing with chapter number 15 waves, let's come to the topic of beats. Beats is a very popular word we have heard in our daily life. We come across to it very often. One and the first and foremost, we use beats in heartbeats. Heart के बारे में बात करते हो, heartbeats की बात होती है. What is a heartbeats? So we know that when we put our hand here or some stethoscope, then we find the sound धक 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 धक, वो बीट्स हो गया. सेकेंडली हमने सुना हुआ है इन सर्टन म्यूजिक वी से दैट बीट्स आर देयर. कौन सा म्यूजिक? ऐसा म्यूजिक जिसके बजते वक्त आवर फुट स्टार्ट्स थम्पिंग, थक 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 थक, पीरियडिकली थम्पिंग. आवर हैंड ऑल्सो स्टार्ट्स क्लैपिंग पीरियडिकली. दैट्स द म्यूजिक हैविंग बीट्स. जब ऐसा अनुभव हो तो समझ जाना वो म्यूजिक में बीट्स है. तो व्हाट इज दिस बीट्स एक्चुअली? नाउ बीट्स यानी क्या? तो देखो, धक यानी फुल साउंड, गैप जीरो साउंड, फिर धक फुल साउंड, फिर गैप जीरो साउंड. सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड becoming maximum and zero, maximum and zero periodically with time, that phenomenon is referred as beats. Okay, so it is intensity of sound becoming periodically maximum and minimum, maximum and minimum, maximum and minimum, that is called beats. Okay, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एग्जाम्पल तो हमने देख लिया. इसके एग्जाम्पल में तो हार्ट बीट्स, देन म्यूजिक में बीट्स, बराबर है, एंड सो ऑन. इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा तो उसके बारे में ये बोलेंगे, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, when two waves having same amplitude but slightly different frequency superpose. ऐसी दो वेव्स जब सुपरपोज होगी, ओके, यानी क्या कंडीशन है? दे शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड. टू वेव्स should have same amplitude but slightly different frequencies. When such waves superpose, then as a result एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी. क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ये हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हुआ है. इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर है. तो एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इससे इंटेंसिटी भी चेंज होगी, एंड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर जीरो बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, periodically with time. Then such a phenomenon is called beats. These are called beats. यानी intensity becoming maximum minimum periodically with time, that phenomenon is called beats. और उसका फॉर्मल डेफिनेशन कुछ ऐसा बनता है. अब इंटेंसिटी चेंज हो रही है मैक्सिमम मिनिमम, तो वन टाइम्स मैक्सिमम and one times minimum, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, that forms one beat. Okay, clear? तो एक बीट यानी क्या? एक बार मैक्सिमम एक बार जीरो, एक बार मैक्सिमम एक बार जीरो, धक फिर गैप, that becomes one beat. फिर धक फिर गैप, that again becomes one beat. तो one beat यानी क्या? एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम. तो फिर what we normally find is number of beats per second. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, इसको बोलते हैं दूसरे वर्ड में बीट फ्रीक्वेंसी. एंड ये बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो हमें इसका फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी. वी हैव टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर दिस बीट फ्रीक्वेंसी, बराबर है. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, कितनी बीट्स बजती है पर सेकेंड, उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. एंड ये बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है मैथमेटिकली. ओके, ये फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसा, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ, दोनों के स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. दिस बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू, यानी कि बड़ा माइनस छोटा, दो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस जितना होता है, नंबर ऑफ बीट्स करीब पर सेकेंड, बराबर. ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे आगे. इस बीट फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन है टू हियर द बीट्स डिस्टिंक्टली,
यानी कि हर एक बीट को सेपरेटली सुनना हो, धक 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 ऐसा सेपरेटली सुनना हो, तो फिर टू हियर बीट्स डिस्टिंक्टली बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन इक्वल टू 7 या 7 से कम होगा बीट फ्रीक्वेंसी, तो ही वी विल बी एबल टू सी टू हियर ईच बीट सेपरेटली, यानी कि डिफरेंस 7 या 7 से कम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यूज किया स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या अगर बीट फ्रीक्वेंसी 7 से ज़्यादा होगी तो विल नॉट बी एबल टू विल बीट्स नॉट बी प्रोड्यूस्ड, यानी अगर 7 से ज़्यादा हुई बीट फ्रीक्वेंसी तो क्या बीट्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे? नहीं, बीट्स तो प्रोड्यूस होंगे पर हम लोग उसे डिस्टिंक्टली सुन नहीं सकेंगे, सेपरेटली सुन नहीं सकेंगे। अब हार्ट बीट की बात करो तो हार्ट बीट्स कितने होते हैं? तो वी नो द रेट ऑफ हार्ट बीट इस नॉर्मल केस में 72 पर मिनट है, 72 पर मिनट, बराबर है, 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मली ऐसा है। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो दिस विल बी 72 बाय 60 बीट्स पर सेकंड, यानी कि रफली 1.2 हर्ट्ज बोलेंगे। तो ये लेस देन 7 है, इसीलिए वी आर एबल टू हियर हार्ट बीट सेपरेटली, ईच हार्ट बीट सेपरेटली, धक 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 धक। अगर ये 7 से ज्यादा होता तो हम लोग हर एक बीट को सेपरेटली सुन नहीं सकते। इफ बीट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 7 तो विल नॉट बी एबल टू हियर ईच बीट सेपरेटली, यानी मैक्सिमम हम सेपरेटली नहीं सुनाई देगा, हमको पूरा एवरेज इफेक्ट कंटिन्यूस म्यूजिक लगेगा। ओके, तो जहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी 7 से ज्यादा हुई वहाँ पे विल नॉट बी एबल टू हियर ईच बीट सेपरेटली। बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे ऐसा नहीं है, बट हर एक बीट को सेपरेटली सुनना मुश्किल होगा। ओके, सो दैट्स इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। ये बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है। ओके, देख लो इसे, फिर आगे चलते हैं। Now let's go on for obtaining the formula for beat frequency. Now उसके लिए definition में क्या था? When two waves having same amplitude but slightly different frequency. तो चलो यहाँ पे दो वेव लेते हैं। Suppose first wave is y1 equal to a sin omega 1t, बराबर है। यहाँ पे kx नहीं ले रहे। We know that standard formula for wave is y equal to a sin omega t minus kx. यहाँ पे x indicates the distance from the source, तो right now we take x equal to 0, यानी we are talking very near to source। x equal to 0 लेते हैं, approximately equal to 0 लेते हैं, यानी near to source है, इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो sin ओमेगा t है। now पहली वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, where ओमेगा 1 is 2 pi f1, फ्रीक्वेंसी f1 हो गई। and the second wave y2 equal to same amplitude a sin omega 2t, सेपरेट फ्रीक्वेंसी वेयर ओमेगा 2 इज 2 पाई f2, बराबर है। दोनों को हमने नियर द सोर्स लिया, इससे kx को यहाँ पे निगलेक्ट किया हुआ है ना, बोथ सुपरपोज, ये दोनों वेव सुपरपोज हो रही है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी नो दैट रिजल्टेंट वेव y will be equal to y1 plus y2, that is a sin omega 1t plus a sin omega 2t। ओके, a being कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, sin omega 1t plus sin omega 2t ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गया, sin plus sin, we know sin plus sin is 2 sin cos, so this will be a, अब इसका 2 sin ऑफ दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t, इन दोनों में t कॉमन निकलेगा तो बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। इसको ऐसे लिख देते हैं, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 प्लस सॉरी इंटू कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। दैट इज अ फॉर्म ऑफ साइन प्लस साइन। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा बी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कहा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दैट इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग है। बी ग्रुप वाले कृपया इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें एंड इस स्टेप के नजदीक में लिख डालें, सो दैट व्हेन रिफरिंग अगेन और रिवाइजिंग एट दैट टाइम यू कैन रिफर टू इट हाउ डिड दिस स्टेप। ए ग्रुप वालों को तो मालूम है, साइन प्लस साइन देखते हैं उनको तो इमीडिएटली याद आता है 2 साइन कॉस, यानी कि दिस इज इन शॉर्ट वी कॉल एज एस प्लस एस इज इक्वल टू 2 SC।
दैट्स हाउ वी रिमेंबर इट. ओके, तो ये हो गया स्टेप. अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं स्टेप्स को. इस स्टेप को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. तो रीअरेंजिंग 2a साइन ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, सॉरी कॉस ऑफ 2a कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी. ये इसको रीअरेंज कर लिया. क्यों ऐसा रीअरेंज किया अभी पता लग जाएगा. तो दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव. ये रिजल्टेंट वेव कौन से, इन दोनों के सुपरपोजिशन के कारण. ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीस टू व्हाटएवर रिजल्टेंट वेव वी गेट, इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वे. नाउ वेव का नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx. यहाँ पे हमने kx को 0 लिया हुआ है, x को 0 लिया, इसलिए नियर द सोर्स की बात चल रही है, ओमेगा t हो गया. तो अगर इसे कंपेयर करें तो टाइम के साथ वाले कितने टर्म्स है, तो ये भी है और ये भी है, दोनों टाइम के साथ वाले टर्म्स है. बोथ आर द फंक्शन ऑफ टाइम. तो विच वन टू बी टेकन एज फेज टर्म, ये फेज टर्म हो गया, उसका क्वेश्चन एम्पलीट्यूड हो गया. तो इसमें दोनों में से फेज टर्म किसको लिया जाए. तो इट इज फाउंड प्रैक्टिकली दैट रिजल्टेंट वेव वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी एवरेज ऑफ द गिवन टू. यानी कि रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी इन दोनों के एवरेज जितना होता है, एंड वो ये टर्म इंडिकेट करेगा. एवरेज ऑफ दिस टू विल बी इंडिकेटेड बाय दिस वन, ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 t बाई 2. एवरेज हो गया इसका, वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये फेज टर्म बन जाएगा. दिस विल बिकम द फेज टर्म. बराबर है. तो उस हिसाब से ये बन जाएगा एम्पलीट्यूड. बराबर. तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, वी फाइंड दैट एम्पलीट्यूड ये हो गया. बराबर है. तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे, कंपेयर किया इसलिए नोट करेंगे. यहाँ पे क्या आएगा कि हाँ, यहाँ आप लिख रहे हैं, पहले एक स्टेप तो आप लिख ही रहे हैं कि द रिजल्टेंट वेव इज फाउंड टू बी ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी एवरेज ऑफ द गिवन टू वेव्स, सुपरपोजिंग वेव्स. इसलिए दिस विल बी द फेज टर्म एंड दिस विल बी द एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड को हम लोग नोट करते हैं. दस एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, thus amplitude of resultant wave will be 2a cos of, यानी फेज टर्म का क्वोशंट यानी पूरा का पूरा cos of ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी. यानी कि क्लियर हो गया कि एम्पलीट्यूड चेंजेस periodically with time. This shows the amplitude is changing periodically with time. एंड वो टाइम पीरियड कितना होगा, वो यहाँ से मिलेगा आपको, क्वोशंट ऑफ टी. बराबर है. यानी कि व्हाट वी फाइंड दैट एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग periodically with time. बराबर है. वो किससे, इस फ्रीक्वेंसी से. यहाँ नोट करते हैं देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव changes periodically with time. ओके. एंड उसका चेंज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड चेंज और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, तो दैट इज गिवन एज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2. ये हो गया. यानी इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है. चलो, हमें तो पीरियड टाइम में इंटरेस्ट है, तो दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड. पीरियोडिक टाइम क्या आएगा, तो टी वी नो इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा. रख दें यहाँ पे, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी. यहाँ पे 2 आ गया. ओके. ना ओमेगा 1 ओमेगा 2, 2 पाई f1 2 पाई f2, तो 2 पाई यहाँ कॉमन निकलेगा, जो इसके साथ उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन f1 माइनस f. ये पीरियोडिक टाइम हो गया चेंज का. तो पीरियोडिक टाइम ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है पीरियोडिकली विद टाइम, उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, 2 बाई f1 माइनस f2. नाउ वन पीरियोडिक टाइम मींस व्हाट, वन पीरियोडिक टाइम मींस वन कंप्लीट वेव. वन पीरियोडिक टाइम मींस वन कंप्लीट वेव, एंड वन कंप्लीट वेव में 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार 0 आएगा. वन कंप्लीट वेव में वैल्यू बिकम ट्वाइस मैक्स एंड ट्वाइस 0. तुम बोलोगे सर ये आगे वाला नहीं गिनने का, अरे इतने सब पार्ट ऑफ एसएचएम, तो एसएचएम में देखो तो क्या होता है, 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार 0 ड्यूरिंग वन कंप्लीट राउंड. यानी वन कंप्लीट वेव
ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस जीरो होगा एम्पलीट्यूड, बराबर है। तो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम क्या सजेस्ट करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अब ध्यान से समझना है इसको। हाँ, इन टाइम नंबर ऑफ टाइम्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वन पीरियोडिक टाइम में 2 बार मैक्सिमम मिनिमम होता है, 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम, बराबर है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम मिनिमम? ओके, 1 सेकेंड में कितनी बार? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन टी, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन टी, एंड टी ये रहा, तो 2 अपॉन 2 बाई F1 माइनस F2। तो 2 2 तो कैंसिल हो गया, F1 माइनस 2 ऊपर आ गया। Thus we can say amplitude becomes F1 minus F2 times maximum and F1 minus F2 times minimum in 1 second. Therefore amplitude becomes F1 minus F2 times maximum and F1 minus F2 times minimum in 1 second. यानी 1 सेकेंड में एम्पलीट्यूड इतनी बार मैक्सिमम इतनी बार मिनिमम होता है। वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो जो हालत एम्पलीट्यूड की वही इंटेंसिटी की भी होगी। तो इसकी जगह यूं भी लिख सकते हैं एंड इंटेंसिटी, एंड हेंस इंटेंसिटी का F1 माइनस F2 टाइम मैक्सिमम, F1 माइनस F2 टाइम मिनिमम ड्यूरिंग 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इंटेंसिटी, अब एक मैक्सिमम मिनिमम की जोड़ी क्या हुआ, एक बीट, तो F1 माइनस F2 जोड़ी हुई है, तो 1 मैक्सिमम 1 मिनिमम मेक्स 1 बीट, तो F1 minus F2 maximum and F1 minus F2 minimum makes F1 minus F2 beats. Okay, लेफ्ट पाँव का शूज, राइट पाँव का शूज, मेक 1 पेयर ऑफ शूज। एक लेफ्ट पाँव एक राइट पाँव मेक्स 1 पेयर ऑफ शूज, तो 6 लेफ्ट पाँव और 6 राइट पाँव विल मेक 6 पेयर्स ऑफ शूज। तो ऐसी बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, F1 minus F2। Therefore number of beats in 1 second, or we can otherwise say called as beat frequency. Therefore beat frequency is equal to F1 minus F2. तो सर अगर F1 छोटा हुआ F2 बड़ा हुआ तो नेगेटिव, नहीं, बिगर माइनस स्मॉल, ऑलवेज अ पॉजिटिव डिफरेंस इज टेकन, बराबर है। तो ये हो गया नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड। तो 1 सेकंड में F1 माइनस F2 बीट्स प्रोड्यूस होती है, बराबर है। F1 बड़ा होता है F1 माइनस F2, F2 बड़ा होता है F2 माइनस F1। ओके, सो दिस हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला बीट्स की, बीट फ्रीक्वेंसी वाला। ओके, just go through this and notes to be दिया हुआ है, just go through that. If you find any difficulty just give me a call. Okay, after this we'll take numericals related to this beat frequency. Okay, चलो now let's take numericals pertaining to beats. उसमें सबसे पहले ले रहे हैं illustration 15.6, टेक्स्ट बुक में illustration 15.6. The question says two sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz. The tension in the string B is slightly increased and the beat frequency is found to decrease to 3 Hz. What is the original frequency of B if the frequency of A is 427 Hz? यहाँ पे दिया हुआ है दो सितार के दो स्ट्रिंग्स है A and B. Let's say string A and string B. ए का फ्रीक्वेंसी एफ ए बोल देते हैं, बी का फ्रीक्वेंसी एफ बी बोल देते हैं, बराबर है। अब बोला है ए की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 427 हर्ट्ज ऐसा बोला हुआ है एंड बी की हमें पता नहीं है, नहीं सॉरी हमें बी की तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी वो बोला हुआ है। अब इनिशियली दोनों के बीच में 5 बीट्स आर हर्ड, 5 बीट, बीट फ्रीक्वेंसी 5, बीट फ्रीक्वेंसी इज 5, दैट मीन्स एफ ए माइनस एफ बी का मॉड वैल्यू इज 5। मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ बी विल बी, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, तो एफ बी विल बी आइदर एफ ए प्लस 5 और एफ ए माइनस 5। एफ ए प्लस 5 होगा तो 427 प्लस 5 यानी 432 हर्ट्ज हो सकता है, या फिर माइनस 5 तो 422 हर्ट्ज हो सकता है। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इनिशियली, बराबर है। 427 है, 5 बीट्स बन रहे हैं तो इसके साथ 5 प्लस या 5 माइनस दो पॉसिबिलिटी होगी, दोनों केस में 5 बीट्स देगा, बराबर है। अगर इसकी 422 है तो भी 5 बीट्स आएंगे, इसकी 432 है तो भी 5 बीट्स आएंगे,
यानी बी की पॉसिबल वैल्यूज इज आइदर 432 और 422, कौन सी वाली सही है वो पता लगाने। तो उसके लिए ना टेंशन इन बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, तो बी को थोड़ा टाइट किया, टेंशन इंक्रीज का मतलब बी को थोड़ा टाइट किया, बराबर। क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड and the beat frequency is now found to be 3। अब नए सिचुएशन में क्या हो समझो, नए सिचुएशन में टेंशन बी स्लाइटली इंक्रीज, देयरफॉर अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंक्रीजेस। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी अगर इंक्रीज हुआ तो देयरफॉर न्यू वैल्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी एफ बी डैश, देयरफॉर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी लेट्स से एफ बी डैश बोल देते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी एफ बी डैश इज ग्रेटर देन एफ बी, बराबर है। न्यू फ्रीक्वेंसी एफ बी डैश इज ग्रेटर देन एफ बी। अब एफ बी डैश की वैल्यूज क्या हो सकती है, तो फिर से ए ने बी को देखे तो ए की फ्रीक्वेंसी 427 एज इट इज, बी की फ्रीक्वेंसी एफ बी डैश बोल दिया अभी, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस एफ ए माइनस एफ बी डैश इज नाउ 3, बराबर। 5 का मतलब 3 हो गया बी फ्रीक्वेंसी। तो फिर पॉसिबल वैल्यूज एफ बी डैश विल बी आइदर एफ ए प्लस 3 और एफ ए माइनस 3। एफ ए प्लस 3 होगा तो ये 427 से प्लस 3 करो तो 430, एंड 427 से माइनस 3 करो तो 424। अब यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ इनिशियल वैल्यूज मिली है, एक पेयर ऑफ फाइनल वैल्यूज मिली है, तो हमें चेक करना है कि हमारा कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है। तो उसके लेट्स मेक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस for frequency of B, old frequency and new frequency FB dash। कॉम्बिनेशन क्या होंगे, ओल्ड अगर 432 है तो नया इधर 430 हो सकता है या 424 हो सकता है। ओल्ड अगर 432 है तो पॉसिबल 2 और 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 432 के साथ में 430 एंड 424, फिर 422 के साथ में 422 के साथ इधर 430 और 424। ये हो गया पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बी की ओल्ड फ्रीक्वेंसी और नए फ्रीक्वेंसी के बीच में। कंडीशन क्या है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है क्योंकि टेंशन बढ़ा है, स्ट्रिंग को टाइट किया, टेंशन बढ़ा है, तो कंडीशन क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी शुड बी बिगर देन ओल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी शुड बी बिगर देन ओल्ड फ्रीक्वेंसी। लेट्स से व्हिच कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। पहला कॉम्बिनेशन 430 to 430 न्यू वैल्यू इज बिगर देन, नहीं गलत, सॉरी ये गलत कॉम्बिनेशन। 424 बिगर देन 432, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत है। 430 बिगर देन 422, यस इट इज पॉसिबल। 424 बिगर देन 422, यस दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये दो केस, ये दोनों हमको हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों बराबर है। तो हमें फाइंड करना था बी के ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकते हैं, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में बी के ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 422 हर्ट्ज। thus initial frequency of B is FB is equal to 422 हर्ट्ज, यानी B की इनिशियल फ्रीक्वेंसी 422। अब ये कैसे सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को देखते हैं, यानी ये पूरा गेम आंसर तो आ गया, सॉल्यूशन का मेथड भी, इनिशियल पॉसिबल कॉम्बो, फाइनल कॉम्बो एंड फिर कॉम्बिनेशन को सेट किया, ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज देखी, उसमें क्या हो सकता है चेक किया कौन सी वाली सही पड़ रही एंड फिर ओरिजिनल ढूंढ लिया, बराबर है। अब यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग क्या हो रहा था, देखो ए की फ्रीक्वेंसी 427 बराबर है, बी की फ्रीक्वेंसी पहले 422, बी की फ्रीक्वेंसी पहले 422 बराबर, जो हमने ढूंढ निकाली थी। तो दोनों के बीच में 5 बीट्स यानी 5 हर्ट्ज हो गया पीक फ्रीक्वेंसी बराबर। फिर टेंशन इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, बी की बढ़ के 424 हुई, तब कितना हो गया, नंबर ऑफ बीट्स 3 हो गया। या कुछ ज्यादा ही टेंशन बढ़ाया तो 430 हो गया नया वैल्यू, तो भी बीट्स कितने हैं 430 एंड 427 अगेन 3 बराबर है। तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 422 बढ़ के 424 या 434, दोनों केस में 3 तो दे ही रहा है। अगर इन्होंने फाइनल फ्रीक्वेंसी पूछी होती बी की तो क्या करते, बी की फाइनल फ्रीक्वेंसी पूछते नहीं तो 2 पॉसिबिलिटी आ जाती, तो कौन सा वाला सही आंसर पड़ेगा दोनों में से, ध्यान से पढ़े।
टेंशन इन बी इज स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल इंक्रीज स्लाइटली, तो यहाँ स्लाइटली इंक्रीज हुआ, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर एज पर द गिवन क्वेश्चन। नई वैल्यू अगर पूछी होती तो बी की, हमें तो ओल्ड पूछी थी इसलिए वादा नहीं, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी तो मिल गया हमको, पर अगर पूछा होता नई फ्रीक्वेंसी क्या है तो स्लाइटली इंक्रीज किया हो तो ये, और ज्यादा इंक्रीज किया हो तो ये आंसर आएगा, या स्लाइटली बजाय मोर इंक्रीज बोला होता तो 430 वुड बी आंसर। क्लियर? तो दिस एक्चुअल फंक्शनिंग अकरिंग बिफोर मेकिंग द बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन, बी का फ्रीक्वेंसी 420 था, दोनों के बीच में 5 बीट्स है। ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन स्लाइटली, तो स्लाइटली फ्रीक्वेंसी बढ़ी 424 हुई, अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3, 422 से बढ़ के 424 हुई, तो बीट फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर इलस्ट्रेशन 15.6। देख लीजिए, कहीं तकलीफ पड़े तो बोलो। Now let's go for the next sum connected to beats, that is 15.18 exercise का 15.18 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा, आगे धा था बी गा है, टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ए एंड बी के बीच में 6 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी है। Tension in the string A is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to 3 Hz. If the original frequency of A is 324 Hz, what is the frequency of B? अब यहाँ पे बोला हुआ है A and B, दो strings है A and B, two strings of सितार, A की frequency दी हुई है 324 Hz and दोनों के बीच में beat frequency FA minus FB is given 6 Hz. चलो हम बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को एफ बी बोल देते हैं, एंड इसके बेस पर से बोल सकते हैं देयरफॉर एफ बी विल बी आइदर एफ ए प्लस 4 यानी कि 330, सॉरी एफ ए प्लस 6 का डिफरेंस इसलिए आइदर 330 हर्ट्ज और एफ ए माइनस 6 दैट इज 318 हर्ट्ज। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई, बराबर है। हमें क्वेश्चन में बोला है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ना टेंशन इन ए इन वायर ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, स्लाइटली डिक्रीज्ड, यानी ए में टेंशन डिक्रीज किया, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिक्रीजेस, देयरफॉर न्यू फ्रीक्वेंसी FA dash will be less than FA. And now अब सिचुएशन क्या है कि now beat frequency now is found to be 3 Hz, यानी कि FA dash और FB का गैप 3 Hz का हो गया। तो यहाँ पे FB dash की नई वैल्यू, FB का चेंज हुआ है, B तो वही है, A चेंज हुआ है। अब गैप 3 जितना रिड्यूस हो गया, तो फिर बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अब यहाँ पे वी डोंट हैव एनी वैल्यूज टू कंपेयर, इस टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक से चलते हैं। देखो लॉजिक कैसे चल रहा है, ए की फ्रीक्वेंसी 324 हर्ट्ज है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 324 हर्ट्ज। बी की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल वैल्यूज बी की फ्रीक्वेंसी का आइदर 318, लेट्स से 318 या फिर 330, गैप तो 6 का हो गया दोनों तरफ, बराबर है, यहां तक की वैल्यूज। अब बोला ए में टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी ए की कम होगी, ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो 324 से डिक्रीज होगी, एंड बी फ्रीक्वेंसी अब 3 हो गया, यानी गैप अब 3 का हो गया। अगर बी की ओरिजिनल वैल्यू ये होती एंड ए में डिक्रीज होता तो गैप वुड वाइडन, गैप बढ़ता, कम नहीं होता। यहाँ पे गैप कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ, दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। ए का टेंशन रिड्यूस किया तो ए की फ्रीक्वेंसी कम होनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हैज टू रिड्यूस, एंड रिडक्शन होगा तो 330 पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी से गैप बढ़ेगा, द बीट फ्रीक्वेंसी वुड बिकम मोर देन 6, बट दैट्स नॉट द केस, इट इज वन बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन इट्स 3, यानी डिक्रीज हुआ बीट फ्रीक्वेंसी। तो एज बीट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड, दैट मींस रिडक्शन इन ए will be coming nearer to the smaller value,
क्या हुआ होगा, ये डिक्रीज होके 321 हुआ, तो अब गैप देखो 3 का हो गया, जबकि यहाँ अगर देखते तो अब ये गैप 9 का हो जाता। क्लियर? सो दैट्स द सिचुएशन। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हैज टू बी 380 हर्ट्ज। ओके, क्लियर अबाउट दिस? यहाँ पे खास ध्यान दें, अननोन में चेंज नहीं किया, नोन में चेंज किया, नोन फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, अननोन वाले में चेंज नहीं किया। अगर अननोन वाले में चेंज किया होता तो आगे का जो सम किया वो मेथड, अगर नोन वैल्यू में चेंज किया है तो फिर ये मेथड। दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स जो बुक में कवर किए हुए। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ बीट्स, डेरिवेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी and numericals pertaining to it, textual numericals pertaining to it. Okay.